जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। टाटा ने नैनो गाड़ी जब लॉन्च की थी तो लखटकिया कार के नाम से बहुत महत्वाकांक्षी योजना के साथ में उसे पेश की थी, लेकिन किस कारण से ये गाड़ी चली नहीं? आई एम टेलिंग यू, ये भारत में जो कार के पक्ष में गर्व का माहौल लोगों में हुआ करता था कि जिसके पास कार है उसके पास समृद्धि है, और ऐसा माहौल बना कि ये कार जो है वो गरीबों की कार है। तो कार वाला व्यक्ति अपने आप को गरीब कैसे सोचेगा? नैनो कार भारत में गर्व का कारण नहीं बन सकी और इसी कारण से वो फेल हो गई। भारत के गर्व को जब जब भी चोट पहुंचाई जाती है किसी भी कारण से, मैं ये नहीं कह रहा कि नैनो कार ने भारत के गर्व को चोट पहुंचाई थी, लेकिन गर्व का कारण नहीं बन सकी थी। नुपुर शर्मा के केस में कुछ इसी तरीके का हुआ है। नुपुर शर्मा एक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता किसी भी कारण से कई बार आते हैं जाते हैं। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी में शहजाद पूनावाला भी है, पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। इससे पहले जो गौरव भाटिया है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका आना जाना कहीं तो आपको नाम भी नहीं मालूम चलेंगे कि कौन कब आया कब चला गया, किसके कारण से किसी को निकाल दिया गया, किसी को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन नुपुर शर्मा के साथ में ये केस में ये बात नहीं है कि नुपुर शर्मा को निकाला गया, या नवीन जिंदल, जिसका नाम अगर नवीन जिंदल का नाम जब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा तो उनको दूसरे वाले नवीन जिंदल याद आए होंगे। ये वाले नवीन जिंदल का तो तस्वीर लोगों को ध्यान नहीं होगी। लेकिन इन लोगों पर लोगों की एक पहुंच का आना, उनका उनके लिए सम्मान पर आगे बढ़ना, उनके लिए दया भाव या करुणा भाव रखना, ये केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने भारत की बात की थी, भारत के गर्व की बात की थी, धर्म की बात की थी, और उस धर्म को ठेस पहुंचाई गई। नुपुर शर्मा को निकालना गलत है या नहीं है ये दूसरी बात है, लेकिन क्या नुपुर शर्मा को निकालना गलत इंटेंशन से था? क्या खाड़ी देशों के दबाव के कारण से यह किया गया? ये जो एक पॉइंट है जिसे बार बार उठाया जा रहा है कि मुस्लिम देशों के दबाव के कारण से देश की सरकार ने या भाजपा ने उन्हें निकाला, मैं इस बात को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर यह बात कहना जरूरी है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में रूस में अगर हम देखेंगे कि यूक्रेन में या चाइना में या अमेरिका में या यूरोप में जिस तरीके की बातें हुई हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस पर हमला करने से पहले भारत आते हैं, 6 घंटे भारत में रुकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं पूरी, और उसके बाद में रूस पर अटैक होता, यूक्रेन पर अटैक किया जाता है। इस समय दुनिया भर में कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बिना भारत की सहमति के आगे बढ़ जाए। ऐसी पावरफुल कंडीशन में भारत है। रूस के बारे में, यूक्रेन के बारे में खबरें आ रही हैं कि उनकी कमर टूट गई अर्थव्यवस्था के लिए। अमेरिका में किस तरीके से जो मशीन गन है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा चलाई जा रही है, बंदूकें चलाई जा रही हैं। महंगाई जो है वो अच्छी खासी हो चुकी है। कोरोना चाइना से लगा था। कोरोना के बाद में अगर दुनिया में सबसे तेजी से उबरने में और उभरने में, दो शब्द बोल रहा हूं, उबरने में और उभरने में अगर कोई देश सबसे अग्रणी है, अग्रसर है, तो वो भारत है। अगर सबसे बड़ा नहीं होगा तो दुनिया के टॉप 3 या 5 देशों में उसका नाम जरूर होगा। ये बात मैं पक्के तरीके से कह सकता हूं। ऐसे में वो व्यक्ति क्या यूं ही किसी खाड़ी देश के प्रेशर में आ जाएगा? तेलों के कारण से, तेल के कारण से? क्या भारत के पास में तेल का विकल्प नहीं है? क्या केवल भारत को ही खरीदना है, उन्हें बेचना नहीं है? वो तेल को नहीं बेचेंगे तो क्या पकौड़े तलेंगे वहां पर? ये नहीं हो सकता है। चाइना भी 45% तेल जो है वो खाड़ी देशों से खरीदता है, लेकिन उइगर मुसलमानों का वहां पर क्या हाल होता है? क्या हम इस चीज को नहीं जानते, इस चीज को नहीं पहचानते? इसलिए ये बात तो करना छोड़ दीजिए कि खाड़ी देशों के, कतर के, उनकी अगर 2 अरब की आबादी होगी 56 देशों की, तो भारत के अकेले देश की 101 अरब की आबादी है, एक ही देश की है, और बहुत मजबूती के साथ में है। मैंने आपको कई बार पहले भी वीडियोस में कहा है कि 2022 और 2023 भारत के अभी तक के अगर हम 75 साल के इतिहास में देखें तो बहुत बड़े वर्ष रहने वाले हैं, बिकॉज आफ्टर 2024 हिंदुत्व विल बी अनस्टॉपेबल। इसलिए 2022 में और 2023 में सामने वाला जो भी कर सकता है वो सब करेगा। एक और बात समझिए, हिंदू और मुसलमान में एक बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि आपके देवी देवताओं को, भगवान को कोई गाली देता है, कोई गलत बोलता है, तो हमारे यहाँ लोग जो है वो किसी भी कारण से लेकिन सह लेते हैं। सामने वालों के साथ में ऐसा नहीं है। अगर आपने पैगंबर के बारे में कुछ भी गलत कहा तो वो सर से तन से जुदा वाली अप्रोच पर आ जाते हैं।
और बहुत बार आए हुए हैं। आपको देखना है कि आपके लिए विचार महत्वपूर्ण है या जीवन महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें इस बात को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। इवन ये वही लोग हैं जो कुरान में जो जितनी चीजें लिखी हुई हैं उनको किसी को मानते नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिकीन है। लेकिन वो मुनाफिकीन भी उसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जिस तरीके से उनको 75 वर्षों में एक मुस्लिम अपीजमेंट का हक मिला हुआ था कि वो जो भी गलत करेंगे वो सही है। वो जानते हैं कि लाउड स्पीकर की बात करना मुनाफिक की बात करना है, कुरान की बात नहीं है। कैमरे पे आना ये कुरान की बात नहीं है। गानों में एक्टिंग कर, गानों में आना, गाने गाना ये कुरान की बात नहीं है। ये सारी की सारी कुरान से विपरीत बातें हैं जो वो करते हैं। तो वो मोमिन नहीं है, कुरान और हदीस पर नहीं चल रहे हैं, वो मुनाफिकीन हो चुके हैं। लेकिन फिर भी वो ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं और उसके बाद में अपनी गलत बातों को भी सही मनवाने का जो उनको आदत लग गई थी, उस आदत को लेकर के बैठे हुए हैं। अब सोचिएगा 2022-2023 क्या ये नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को नहीं मालूम होगा कि उनका कोर वोट बैंक जो है वो इस चीज से नाराज होगा? लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ये वो वैसे व्यक्ति हैं जो कभी आलोचना के कारण से उनका निर्णय जो है प्रभावित नहीं होता है। और बहुत सारे लोग जो है वो इसी चीज को उनकी ताकत भी मानते हैं। दो ताकतें हो सकती हैं, एक ताकत इवन तीन हो सकती है। पहली ताकत देश के विपक्ष को इस तरीके से करके रखना कि वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। इवन कहा जा रहा है आज भी कि दशहरे तक तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आने की संभावना है। आएगा नहीं आएगा वक्त बताएगा। दूसरी बात, हिंदुओं का राजनीतिक समर्थन नरेंद्र मोदी जी को हासिल है, ये दूसरी बड़ी ताकत है। और तीसरी ताकत फीडबैक पर काम करते हैं। आलोचना किसी ने हल्की की बड़ी की इसके हिसाब से निर्णयों में बदलाव नहीं करते हैं। पिछले कुछ समय को देखिएगा, कश्मीर में जो लोग कह रहे हैं एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार बहुत मजबूत है और आसानी से काबू में आने वाली नहीं है। तो नैरेटिव के आधार पर, क्योंकि इस समय भारत की प्रतिष्ठा जो है, ऐसा नहीं है कि भारत की प्रतिष्ठा केवल नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा के कारण से है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है। इस समय भारत की प्रतिष्ठा इक्वली प्रोपोर्शनल टू नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा हो गई है। ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है तो भारत की प्रतिष्ठा को भी वो धक्का लगेगा। और पिछले 8 वर्षों में ये चीज हमें लगातार निकल करके सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीनों एक मंच पर होते हैं। उसी दिन वहीं पर उसी समय उसी कानपुर में दंगा हो रहा होता है। केवल कानपुर की बात नहीं है, ये वही योगी आदित्यनाथ है जो पिछले 5 सालों से जो यूपी में है, कितने दंगे हुए साहब। यूपी में पिछले लंबे समय से दंगों का एक अपना इतिहास रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में कितने दंगे हुए। लेकिन चुनावों के बाद में, मार्च के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में जब उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, हिजाब जैसी कंट्रोवर्सी, कपड़ों का मामला था, उन्हें भी पता था सामने वालों को भी कि कोई मामला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो मसला उठाया गया, सारे हथकंडे अपनाए गए। लेकिन यूपी में बाबा जीत गए। यूपी में बाबा जो है वो कोई कच्चा बादाम नहीं थे जो यूं ही किसी के द्वारा ठेक लिए जाते, जीत गए। लेकिन उसके बाद में आज हम देखते हैं कि कानपुर में दंगा हुआ। क्या ये कोई बड़ी साजिश नहीं है? क्या ये छोटी बात लगती है? कश्मीर में 1990 में जो हुआ उसी को अब बताया जा रहा है कि कश्मीर में 1990 में एक पलायन हुआ था और अब जो है वो दूसरा पलायन हो रहा है। नहीं साहब, पलायन नहीं हो रहा है। 1990 में हुआ वो नरसंहार था, पलायन था। इस बार जो हो रहा है आतंकियों की जान पे बनाई है। उनको पता है कि अब उनके लिए या तो मरने और मारने, ये दो ही तरह की बातें हैं। इसलिए टारगेट किलिंग हो रही है क्योंकि उनकी सर पे बंदूक अब रखी हुई है। फर्क है। लेकिन कश्मीर में वो लगातार काम कर रहे हैं। कानपुर की बात आ रही है, कश्मीर की बात आ रही है, खगरौन में, करौली में, उड़ीसा में, ये घटनाओं के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से मालूम ही है। इवन पंजाब में खालिस्तान स्वर्ण मंदिर के सामने खालिस्तान के सपोर्ट में जिस तरीके का मार्च निकाला गया, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पुलिस उनको सपोर्ट दे रही थी। अगर हालिया केजरीवाल की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मंच का दृश्य देख लेंगे आप, तो केवल दृश्य देखने से, तस्वीर देखने से आपको मालूम चल जाएगा कि ये पार्टी किसके सपोर्ट में आगे बढ़ती है। भारत को जलाने की हर संभव कोशिश 2022 में और 2023 में की जाएगी। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। चाहे वो खगरौन, करौली, उड़ीसा, कश्मीर, कानपुर, अमृतसर का खालिस्तान वाली बात, मूसावाला का मर्डर, ये सारी की सारी बातें जो है, महाराष्ट्र, ये सारी की सारी बातें उसी तरफ इंगित करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि खाड़ी देशों के प्रेशर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो कोई प्रेशर है ही नहीं।
भारत ही, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बार रजत शर्मा को इंडिया टीवी के इंटरव्यू में एक बात कही थी कि साहब 100 करोड़ का देश हम है, हम दुनिया पर प्रेशर पैदा कर सकते हैं, हम पर कोई प्रेशर कैसे कर सकता है। ये बात सही थी और आज भी यही बात है, हम पर कोई प्रेशर कैसे कर सकता है। रूस में, यूरोप में, अमेरिका में अब दुनिया जो है वो यूरोप सेंट्रिक नहीं रही है, यूएसए सेंट्रिक, अमेरिका सेंट्रिक नहीं रही है, उसका झुकाव बदल रहा है, एक्सेस बदल रहा है, भारत सेंट्रिक हो रही है। जी हाँ, इस बात को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं दुनिया भर में, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो रक्षा की बात हो, चाहे वो आत्मसम्मान की बात हो, स्वाभिमान की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो, हर तरीके से पॉलिटिक्स की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, हर तरीके से भारत का जो सम्मान विश्व में बढ़ा है। इसलिए अब भारत यूरोसेंट्रिक, दुनिया यूरोसेंट्रिक या अमेरिका सेंट्रिक नहीं है, सोवियत सेंट्रिक नहीं है, भारत सेंट्रिक हो रही है। इस बात को हमें समझना चाहिए और इसी के कारण से मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा के साथ में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा, यह अभियान चलाना बिल्कुल गलत नहीं है, चलना ही चाहिए, लेकिन नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित किया गया, हटाया गया, निकाला गया, नवीन जिंदल को निकाला गया, इसका इंटेंशन ये गलत नहीं है। इस बात को भी थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। इस बात को हमें ऐसे समझ लेना चाहिए कि जब किसी को बड़ी छलांग लगानी होती है तो साहब वो 2 कदम कई बार पीछे हटता है। ये सरकार 2 कदम पीछे हटी है, उसे मालूम है कि उसके ऊपर शेम ऑन बीजेपी जैसे ट्रेंड चलेंगे, उसे मालूम है कि उसे बहुत कोसा जाएगा, उसे मालूम है कि लोग बाग ये कहेंगे कि वी विल नॉट सपोर्ट बीजेपी, वी विल नॉट सपोर्ट मोदी, लेकिन वो आलोचनाओं से घबरा करके काम करने वाली सरकार नहीं है। शुरुआत से जो कहा गया वो एक शब्द था, दैट इज नेशन फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र प्रथम, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। वो देश को, देश की मिट्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि इस देश की मिट्टी ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यहां का कंकर कंकर शंकर है। उसी शंकर को अपने मन में लिए काशी अब बदल गई है। ये स्टेटमेंट इतना आसान नहीं है और ये स्टेटमेंट कहना भी आसान नहीं है। ये वही इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो प्रयागराज में जाते हैं तो उस दलित समुदाय के पैर धोते हैं बाकायदा। जो लोग कहते हैं कि अभिनय करते हैं, आप भी ऐसा अभिनय करके देख लीजिए, आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने कहता हूं कि नुपुर शर्मा के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो किया गया उसका इंटेंशन गलत नहीं है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जो कानपुर में हुआ है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लगातार चल रहा है, 2022 2023 में ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, देश को जलाने की, देश को अस्थिर करने की, देश में गृह युद्ध की स्थितियां लाने की लगातार कोशिशें आएंगी, आपको भरमाया जाएगा और आप जो ताकत है नरेंद्र मोदी की, उस ताकत को शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी और एक बार वो ताकत शिफ्ट हुई, खेल खत्म हो जाता है। ये आपको देखना है कि बातें हमें कौन सी समझ में आती है, कैसे समझ में आती है। नुपुर शर्मा के समर्थन में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखें कि कहीं हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ना मार लें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यही अनुरोध है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।